आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम आते ही मतलब पूरे मुगल साम्राज्य की एक तस्वीर जहन में बन जाती है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी बताती है जो बादशाह होने के साथ साथ एक कवि भी था, एक लेखक था और कुदरत से प्यार करने वाला भी। तो हाँ। चलिए आज बाबर की कहानी को थोड़ा खंगालते हैं। और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि बाबर, देखिए, वो सिर्फ एक साम्राज्य बनाने नहीं निकला था। अच्छा। वो असल में अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने निकला था। अरे। उसकी रगों में दो महान, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग ताकतों का खून दौड़ा रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था, जिसने समरकंद जैसी शानदार राजधानी बसाई थी। बिल्कुल। और माँ की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज था, जो एक खानाबदोश योद्धा था। ये आप में एक बड़ा विरोधाभास है ना? यही है। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास था और सबसे बड़ी ताकत भी। एक तरफ तैमूर की विरासत, जो उसे सांस्कृतिक केंद्रों का वारिस बनाती थी, और दूसरी तरफ चंगेज खान की विरासत, जो उसे एक बेचैन योद्धा की पहचान देती थी। बाबर ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दो पहचानों के बीच एक संतुलन बनाने में गुजार दी। कहानी की शुरुआत भी तो किसी फिल्म की तरह है। सुना है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी थी। हाँ, और हालात भी बड़े अजीब थे। उसके पिता की मौत एक कबूतर खाने की छत गिरने से हो गई थी। क्या? जी, जरा सोचिए, एक 12 साल का लड़का जिसके पिता की मौत एक हादसे में हुई हो, उसे अचानक एक सल्तनत का बोझ उठाना पड़ता है। और उसके अपने ही रिश्तेदार। हाँ, गद्दी पर बैठते ही उसके अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदार उसकी जमीन छीनने के लिए तैयार खड़े थे। उसका नाम बाबर भी तो शायद इसी वजह से पड़ा, क्योंकि उसे बहुत छोटी उम्र से ही एक एक बाघ की तरह लड़ना पड़ा। ये एक दिलचस्प बात है। उसका असली नाम तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो बोलने में थोड़ा मुश्किल था। तो उसकी तुर्को मंगोल सेना ने उसे बाबर कहना शुरू कर दिया, जिसका फारसी में मतलब बाघ होता है। और ये नाम उसकी शख्सियत पर बिल्कुल फिट बैठता था। पूरी तरह। लेकिन उसके दिल में, देखिए, बाघ से ज्यादा तैमूर का वंशज होने का गुरूर था। और इसी गुरूर का केंद्र था समरकंद। समरकंद को लेके उसका इतना जुनून क्यों था? क्या ये सिर्फ एक अमीर शहर था या कुछ और भी था? नहीं, समरकंद सिर्फ शहर नहीं था, वो तैमूरी साम्राज्य का दिल था। वो शान और विरासत का प्रतीक था। बाबर के लिए समरकंद को जीतना मतलब ये जमीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था। ये अपनी पहचान साबित करना था। बिल्कुल, ये साबित करना था कि वो तैमूर का असली वारिस है। ये उसके लिए एक जुनून बन गया था। और उसने ये कर भी दिखाया था, है ना? बहुत ही कम उम्र में। हाँ, 15 साल की उम्र में 7 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद उसने समरकंद पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन चली नहीं। महज 100 दिन। वो बीमार पड़ गया और जैसे ही ये खबर फरगना पहुंची, वहां बगावत हो गई। जब वो अपनी सल्तनत बचाने वापस निकला तो उसके हाथ से समरकंद निकल गया। हाँ, और जब तक वो समरकंद पहुंचता, फरगना भी हाथ से जा चुका था। मतलब दोनों ही जगहें हाथ से चली गईं। एक 15-16 साल के लड़के के लिए तो बहुत बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा भी है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। और उस दौर की सियासत की क्रूरता देखिए कि कुछ साल बाद जब उसने समरकंद वापस लेने की एक और नाकाम कोशिश की, तो उसे एक शांति समझौते पर मजबूर होना पड़ा। और शर्त ये थी कि उसे अपनी बड़ी बहन खानजादा की शादी अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद शायबानी से करानी पड़ी। ओह, ये तो बहुत बड़ा अपमान था। बहुत। ये व्यक्तिगत अपमान और लगातार मिलती हारें ही थीं जिन्होंने बाबर को मध्य एशिया से आगे देखने पर मजबूर कर दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि समरकंद का सपना टूटने के बाद ही हिंदुस्तान का रास्ता खुला। बिल्कुल। जब मध्य एशिया में उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तब उसने दक्षिण की तरफ देखा। तो समरकंद और फरगाना सब कुछ खोने के बाद वो कहाँ गया? उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं था। कुछ वफादार सिपाहियों के अलावा कुछ नहीं। वो महीनों तक मध्य एशिया के पहाड़ों में भटकता रहा। उसने अपनी डायरी में उस दौर के बारे में बहुत दर्दनाक बातें लिखी हैं। एक जगह वो लिखता है, ताशकंद में मैंने बहुत गरीबी और अपमान सहा। न कोई देश था, न कोई उम्मीद। ये एक ऐसे शहजादे की कहानी है जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। फिर काबुल उसकी कहानी में कैसे आया? 1504 में किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने बर्फीले हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया और काबुल पर हमला कर दिया। और वहां क्या हालात थे? वहां अंदरूनी कलह चल रही थी, तो उसने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। सालों बाद बाबर को आखिरकार एक ठिकाना मिला, एक सल्तनत मिली जहां से वो अपनी ताकत दोबारा बना सकता था। ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
तो काबुल उसके लिए एक नया लॉन्च पैड बना। लेकिन अगर उसके पास एक सल्तनत आ गई थी तो फिर हिंदुस्तान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, काबुल रणनीतिक रूप से तो बहुत अहम था, लेकिन उसकी एक बड़ी आर्थिक समस्या थी। अच्छा। वो एक पहाड़ी और गैर उपजाऊ इलाका था। वहां से इतना राजस्व या टैक्स नहीं आता था कि एक बड़ी सेना का खर्च उठाया जा सके, और उत्तर में उज़्बेकों का खतरा तो हमेशा बना ही रहता था। मतलब हिंदुस्तान पर हमला सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने की चाहत नहीं, बल्कि एक तरह की आर्थिक मजबूरी थी। हाँ, कह सकते हैं। अगर काबुल एक अमीर इलाका होता तो क्या मुमकिन है कि बाबर कभी हिंदुस्तान आता ही नहीं? ये कहना मुश्किल है, पर एक ये बहुत बड़ी वजह थी। बाबर को अपनी सेना को बनाए रखने के लिए एक अमीर इलाके की सख्त जरूरत थी, और उस समय हिंदुस्तान की दौलत के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो ये सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं थी, जरूरत भी थी। जरूरत भी थी, बिल्कुल। काबुल में ही उसने पहली बार गंभीरता से हिंदुस्तान के बारे में सोचना शुरू किया। उसने बाबरनामा में लिखा भी है, मेरी इच्छा हमेशा से हिंदुस्तान पर कब्जा करने की थी। और काबुल में रहते हुए ही उसकी शख्सियत के दूसरे पहलू भी सामने आए होंगे, क्योंकि वहां उसे शायद थोड़ी स्थिरता मिली होगी। हाँ, बिल्कुल। लड़ाइयों से फुर्सत मिली तो उसने बाग बगीचे लगवाए, कविताएं लिखीं। उसकी किताब में उस दौर की पार्टियों और महफिलों का जिक्र भी है। अच्छा। उसने शराब पीना भी काबुल में ही शुरू किया, और इसके बारे में भी उसने बड़ी ईमानदारी से लिखा है। वो दौर उसके लिए एक तैयारी का दौर था, सैन्य रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो काबुल में एक तरह से वो फंस गया था। आमदनी कम और महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। ऐसे में उसकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ना लाजमी था। क्या यहाँ कोई मजबूत सल्तनत नहीं थी जो उसे रोक सकती? उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन सल्तनत मतलब कागज पर ही मजबूत थी, अंदर से वो पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। अच्छा। इब्राहिम लोदी एक अलोकप्रिय शासक था और उसके अपने ही अमीर और गवर्नर उससे नाराज थे। असल में बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता खुद हिंदुस्तान के लोगों ने ही दिया था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, इन लोगों ने उसे दिल्ली पर हमला करने के लिए बुलाया था। मतलब घर के भेदियों ने ही दरवाजा खोल दिया। और फिर हुई 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये लड़ाई सेना की संख्या की नहीं, बल्कि तकनीक और रणनीति की लड़ाई थी। बिल्कुल। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से कई गुना बड़ी थी। कहते हैं कि लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक और हजारों हाथी थे, और बाबर के पास मुश्किल से 15-20 हजार सैनिक। तो फिर उसने ये लड़ाई जीती कैसे? क्या वजह थी? 2 मुख्य वजहें थीं। पहली, तोपें और बंदूकें। जो उस वक्त उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थीं। ये तकनीक वो उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटमन एम्पायर से लाया था। और दूसरी वजह थी उसकी युद्ध नीति, जिसे तुलुगमा कहा जाता है। ये तुलुगमा रणनीति ये क्या थी? भारतीय सेनाओं ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था। तुलुगमा एक क्लासिक मध्य एशियाई रणनीति थी, दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेरना। लेकिन बाबर का कमाल ये था कि उसने इस पुरानी घुड़सवार रणनीति को बारूद जैसी नई तकनीक के साथ मिला दिया। अच्छा। उसने अपनी तोपों को गाड़ियों के पीछे छिपाकर एक रक्षा पंक्ति बनाई। जब लोदी की सेना ने सीधा हमला किया तो वो तोपों की मार से रुक गई, और इसी बीच बाबर की घुड़सवारों ने किनारों से घूमकर पीछे से घेर लिया। एकदम सही। और हाथियों का तो और बुरा हाल हुआ। हाँ, वो तो उस जमाने के टैंक माने जाते थे। उनका क्या हुआ? तोपों की जोरदार आवाज और धुएं ने हाथियों को बुरी तरह डरा दिया। वो बिदक गए और घूमकर अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। ओह! कुछ ही घंटों में लोदी की विशाल सेना में भगदड़ मच गई और बाबर ने लड़ाई जीत ली। उसने अपनी किताब में लिखा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से यह मुश्किल काम मेरे लिए आसान हो गया। और वो शक्तिशाली सेना आधे दिन में धूल में मिल गई। बिल्कुल। दिल्ली और आगरा पर तो कब्जा हो गया, लेकिन ये मानना कि एक लड़ाई से पूरा हिंदुस्तान मिल गया, ये तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पानीपत ने सब कुछ तय कर दिया। सच तो यह है कि उस वक्त उत्तर भारत में असली ताकत दिल्ली सल्तनत नहीं थी। तो कौन था? मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा। बाबर ये बात अच्छी तरह जानता था। खानवा की लड़ाई जो 1527 में हुई, असल में हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करने वाली थी। पानीपत से भी ज्यादा अहम। कहीं ज्यादा। राणा सांगा एक बहुत अनुभवी और सम्मानित योद्धा थे। उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को एकजुट कर लिया था।
बाबर की सेना भी राणा सांगा से लड़ने में घबरा रही थी। अच्छा। तब बाबर ने एक बहुत चालाक कदम उठाया। उसने इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। इससे क्या हुआ? उसने शराब की तमाम सुराहियां तुड़वा दी और दोबारा कभी शराब न पीने की कसम खाई। इससे उसकी सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया। और नतीजा? खानवा में भी बाबर की बेहतर रणनीति और तोपखाना काम आया। राणा सांगा की बहुत बहादुरी से लड़ने के बावजूद हार हुई। इसी लड़ाई ने सही मायनों में उत्तर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। और इसके बाद जो चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयां हुई, उन्होंने बचे खुचे विरोध को भी खत्म कर दिया। बिल्कुल। लड़ाइयों और सल्तनत से हटकर अगर हम बाबर को एक इंसान के तौर पर देखें तो उसकी सबसे बड़ी विरासत शायद उसकी किताब बाबरनामा ही है। बिना किसी शक के ये दुनिया के क्लासिक साहित्य में गिनी जाती है। और इसकी सबसे खास बात है बाबर की ईमानदारी। उसने इसे अपनी मातृभाषा चंगताई तुर्की में लिखा था। ये सिर्फ अपनी तारीफ में लिखी गई किताब नहीं है। उसने अपनी जीत के साथ साथ अपनी हार, अपनी ताकत के साथ अपनी कमजोरियों को भी बड़ी बेबाकी से लिखा है। एक मिनट, जिस योद्धा ने मध्य एशिया से लेकर हिंदुस्तान तक इतनी लड़ाइयां लड़ी, वो अपनी डायरी में अपनी कमजोरियों के बारे में लिख रहा है, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। यही तो इसे खास बनाता है। वो लिखता है कि कैसे अपनी पहली शादी में वो अपनी बेगम आयशा से मिलने में महीनों तक शर्माता रहा। वो अपने शराब पीने की आदतों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में सब कुछ खुलकर लिखता है। और हिंदुस्तान के बारे में भी लिखा है उसने। हाँ, बहुत विस्तार से। यहाँ के जानवर, फल, फूल, नदियां, इमारतें, लोग, सब कुछ। वो लिखता है कि हिंदुस्तान में अच्छे खरबूजे नहीं मिलते, जिस बात की उसे बहुत कमी महसूस होती थी। ये तो एक बादशाह से ज्यादा एक इंसान की डायरी लगती है, लेकिन उसकी धार्मिक नीति को लेकर काफी अलग अलग बातें कही जाती हैं। हाँ, इस पर काफी बहस होती है। कुछ लोग उसे सहिष्णु मानते हैं तो कुछ कट्टर। असल में वो था कैसा? और दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। स्रोत बताते हैं कि वो एक सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसका साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ा, वो दूसरे धर्मों के प्रति थोड़ा ज्यादा सहिष्णु होता गया। उसने अपने बेटे हुमायूं के लिए एक वसीयत भी छोड़ी थी, जिसमें सलाह दी गई थी कि वो गाय की बलि से बचे और सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय करे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ बिल्कुल। बाबरनामा में ही कई जगहों पर काफिरों की खोपड़ियों के टावर बनाने का जिक्र मिलता है, जो उस दौर की क्रूर सच्चाई को दिखाता है। कुछ सिख ग्रंथ भी उसके हमलों को बहुत हिंसक बताते हैं। एक तरफ वो बाग, बगीचे और कविताओं की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ ये विरोधाभास ही बाबर को इतना जटिल और असली इंसान बनाते हैं। वो कोई संत नहीं था, वो अपने समय का एक शासक था। बिल्कुल। महज 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इतनो छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी विरासत छोड़ गया। हाँ। आज भी उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में उसे एक नेशनल हीरो माना जाता है, और हिंदुस्तान में उसकी विरासत सिर्फ मुगल साम्राज्य तक सीमित नहीं है। सही। वो अपने साथ मध्य एशियाई और फारसी संस्कृति लेकर आया, जिसका असर यहाँ की कला, वास्तुकला, खान-पान और साहित्य पर आज तक देखा जा सकता है। मुगल गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी की देन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपनी एक क्रूज मिसाइल का नाम भी बाबर रखा है। ये दिखाता है कि उसका नाम आज भी ताकत का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। उसकी विरासत की कई परतें हैं। एक विजेता की, एक साम्राज्य का संस्थापक की, एक लेखक की, और एक ऐसे इंसान की जो अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हो पाया। तो ये कहानी थी फरगना के एक बेघर शहजादे की, जो अपनी किस्मत से लड़कर हिंदुस्तान का बादशाह बना। वो एक बेरहम योद्धा था, लेकिन साथ ही एक संवेदनशील कवि भी। एक विजेता जिसने अपनी हार को भी उतनी ही ईमानदारी से दुनिया के सामने रखा। उसकी कहानियां दिखाती है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज महान हस्तियां अक्सर कितने सारे विरोधाभासों से भरी होती हैं। बाबर को समझना असल में मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के संगम को समझना है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे नई सैन्य तकनीक, एक इंसान की जिद और सही मौका मिलकर साम्राज्यों का भविष्य तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसकी जिंदगी ये दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी बड़ी हार भी आखिर में एक बड़ी जीत की सीढ़ी बन सकती हैं। अंत में एक सवाल सोचने के लिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपनी जीत और हार, अपनी कमजोरियां और ताकत, दोनों को बड़ी ईमानदारी से लिखा। आज के दौर में जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, एक शासक का अपनी नाकामियों को इतनी खुलकर स्वीकार करना हमें लीडरशिप और अपनी विरासत को देखने के तरीके के बारे में क्या सिखाता है?